हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में जो वर्षा होती है जून से सितंबर महीने तक, तो ये वर्षा कैसे होती है, क्या कारण है इनके पीछे। और महाराष्ट्र में किसी जगह पर कहीं बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो कहीं पर बहुत कम वर्षा होती है। कोई कोई इलाके तो ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत इतनी कम होती है कि लोगों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। उन्हें दर दर भटकना पड़ता है पानी की खोज में। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये वर्षा होती क्यों है, और अगर किसी इलाके में नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। वर्षा वर्षा को हम वृष्टि भी कहते हैं। वृष्टि आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार वर्षा ये शब्द का उपयोग ना करके वृष्टि का उपयोग किया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृष्टि क्या है। वर्षा हमें जो पीने योग्य पानी मिलता है, खासकर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेशों में पीने योग्य पानी का मुख्य स्रोत वर्षा ही होता है। ये पानी वर्षा कैसे होती है, तो वाष्प युक्त हवा, देखिए सूर्य की तेज गर्मी से सागर का पानी जो है वो गर्म होता रहता है, और लगातार गर्म होने की वजह से उस पानी की वाष्प बनती है। वाष्प हल्की होती है। हल्की होने के कारण ये वाष्प जो है ये ऊपर ऊंचाई की ओर उठती है, आसमान की ओर उठती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो वहां पर हवा का तापमान बहुत ही कम होता है। कम तापमान होने की वजह से ये जो वाष्प युक्त हवा होती है, इसका सघनी भवन होता है। सघनी भवन मतलब ये जो वाष्प होती है पहले तो भाप के रूप में होती है, लेकिन जब इसे कम तापमान मिलता है तो कम तापमान में इस वाष्प का जल कणों में या फिर बर्फ में रूपांतरण होता है। इसका सघनी भवन होता है। इससे जलकण होते तैयार होते हैं, और बाकी जो वायुमंडल में धूल भी होती है और भी दूसरे कण होते हैं, तो उन सबके साथ एकत्रित होकर ये बादलों के रूप में बदल जाते हैं। ये जो वाष्प थे जो कि सागर से उठे हुए थे, सागर के पानी के गर्म होने की वजह से वाष्प भाप बनती है। ये भाप ऊंचाई की ओर जाती है। ऊंचाई पर जाते ही वहां पर तापमान कम होता है। तापमान कम होने का मतलब है ठंडा होता है तापमान, और उस ठंडे तापमान के कारण उस वाष्प का सघनी भवन होता है, वो जल कण में बदलते हैं और वायुमंडल में दूसरे कणों के साथ मिलकर ये जलकण जो है ये बड़े बड़े बादलों का आकार ले लेते हैं। ये जो जणकल जलकण थे ये बादलों का आकार ले लेते हैं, और ये मोटे जलकण हवा में तैरना इनका बहुत ही असंभव हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन्हीं जलकणों के कारण वर्षा होती है। समझ में आ गया सबको कि वर्षा क्यों होती है, कैसे होती है। समुद्र के गर्म होने से भाप बनती है। वो भाप ऊंचाई की ओर जाती है, ऊपर आसमान की ओर जाती है। वहां पर तापमान कम होता है, जिसकी वजह से उस वाष्प का, उस भाप का जल कणों में रूपांतरण होता है सघनी भवन होने से। और बाद में यही जलकण एक दूसरे से इकट्ठा होकर एक मोटे बादलों के रूप में बदल जाते हैं, और इन मोटे बादलों का आसमान में तैरना मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे इनसे वर्षा, ये जो जलकण है ये वर्षा करने लगते हैं। वर्षा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। आपको एक चीज सदैव याद रखनी है, वाष्प का प्रमाण, भाप की जो मात्रा होती है वो
हवा का दबाव और तापमान, ये तीन घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसकी वजह से वर्षा होती है। अगर किसी क्षेत्र में या फिर किसी प्रदेश में वाष्प का प्रमाण कम होगा या फिर हवा का दबाव कम होगा या फिर तापमान कम होगा तो ऐसी जगहों पर वर्षा जो है वो बहुत कम होती है। वर्षा के प्रकार: आरोही वर्षा, प्रतिरोधी वर्षा और चक्रवाती वर्षा। सबसे पहले हम आरोही वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। आरोही वर्षा में तापमान गर्म होता है जिसकी वजह से भूपृष्ठ की आसपास की हवा भी गर्म होने लगती है। गर्मी हमें किससे मिलती है? सूर्य से। सूर्य का जब तापमान ज्यादा होता है तो जो भूपृष्ठ, जो जमीन होती है, वहां आसपास जो हवा आती है वो हवा भी गर्म होने लगती है। और ये जो हवा है, गर्म हवा, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है, आसमान वायुमंडल की तरफ उठने लगती है। वायुमंडल में जैसे ही हवा जाती है ऊपर की ओर, तापमान कम होता है। देखिए, पहाड़ी इलाके में जब लोग पर्वतारोहण करते हैं तो अपने साथ में वो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ में ऊंचाई की तरफ हम ऊपर की ओर जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और दूसरी गैसें वहां पर होती हैं। तो हमें वहां पर सांस लेने के लिए हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है और ऊपर तापमान भी बहुत कम होता है। ठीक है। तो ये जो हवा की वाष्प थी, भाप थी, गर्म हवा, ये ऊपर ऊंचाई की ओर जब उठती है तो ऊपर का तापमान कम होने की वजह से उस वाष्प का सघनी भवन होता है और उस सघनी भवन की वजह से बादल बनते हैं और उन्हीं बादलों से आरोही प्रकार की वर्षा होती है। और इस प्रकार की वर्षा अधिकतर विषुवत रेखी प्रदेशों में ही होती है। विषुवत रेखी प्रदेश मतलब पृथ्वी का भूमध्य भाग, बीच का भाग। पृथ्वी में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ, और बीच में विषुवत रेखा होती है जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। तो ये जो विषुवत रेखी प्रदेश है, यहाँ पर वर्ष भर मतलब साल भर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, लंबवत। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वहां पे तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है और तापमान बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वहां पर भूपृष्ठ पर मतलब भूपटल पर जो हवा होती है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और वो ऊंचाई की ओर उठती है। तो इसलिए विषुवत रेखी प्रदेशों में इस प्रकार की वर्षा आरोही, आरोही का मतलब होता है क्रम से वर्षा होना। तो ये क्रम से होने वाली वर्षा विषुवत रेखी प्रदेशों में सबसे अधिक होती है। महाराष्ट्र में भी होती है, भारत में भी होती है। विषुवत वृत्तीय प्रदेशों में सूर्य की गर्मी के कारण भूपटल का तापमान गर्म होता है जिसकी वजह से वहां की आसपास की हवा गर्म होती है। हवा गर्म होने से उसका प्रसरण, हवा फैलती है और वो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर जाने लगती है। ऊंचाई पर जाकर यह हवा ठंडी होती है। ठंडी हवा की वाष्प धारण क्षमता कम होती है। इसमें हवा में स्थित वाष्प का सघनी भवन होकर वो जल कणों में रूपांतरित हो जाती है और इसी से वर्षा होती है। विषुवत रेखी प्रदेशों में दोपहर के समय ही सबसे ज्यादा आरोही क्रम की वर्षा होती है क्योंकि दोपहर के समय ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और बहुत ज्यादा तापमान गर्म हो जाता है और इससे कई बार वर्षा के साथ साथ बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है।
प्रतिरोधी वर्षा। प्रतिरोध इसका मतलब होता है रुकावट, कि बादलों के मार्ग में किसी चीज की रुकावट होने की वजह से, प्रतिरोध होने के कारण प्रतिरोधी वर्षा होती है। तो हम आकृति की सहायता से देखेंगे। इसमें देखिए, सागर का पानी तेज गर्म तापमान के कारण भाप में बदलता है, वाष्प में बदलता है, और वाष्प जो होती है हल्की होती है। ये हल्की वाष्प वायुमंडल की तरफ, ऊंचाई की तरफ उठती है, और ऊपर वायुमंडल की तरफ तापमान कम होता है। तो इस वाष्प का सघनीभवन हो जाता है और ये बादलों के रूप में बदल जाते हैं। अब ये बादल, अब यहाँ पे एक प्रकृति का एक नियम है, अधिक दाब और कम दाब वाला। हवा का जो दाब होता है उसका नियम काम करता है। जिस जगह पे हवा का दाब कम होता है, नाम है कम दाब लेकिन ताकत उसमें ज्यादा होती है। नाम कम दाब है, शब्द जो है कम है लेकिन ताकत उसमें ज्यादा होती है। और जो अधिक दाब होता है, नाम अधिक है लेकिन उसमें ताकत कम होती है। अब ये जो अधिक दाब है ये बादल होते हैं, पानी से भरे हुए बादल। और कम दाब वो क्षेत्र होता है जहां पर सूर्य की किरणों की वजह से बहुत ज्यादा तापमान ज्यादा हो जाता है, और वहां पे कम दबाव का क्षेत्र पैदा हो जाता है। कम दबाव उस जगह होता है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सूर्य की किरणों का के कारण तापमान ज्यादा हो जाता है। और अधिक दाब वह क्षेत्र है जहां पर वाष्पयुक्त बादल बनते हैं। तो क्या होता है, कम दाब इन अधिक दाब वाले बादलों को बड़ी तेजी से अपनी ओर खींचती है। तो ये जो बादल हैं, पानी से भरे हुए बादल, ये कम दबाव के क्षेत्र की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन मार्ग में, जैसे आपको इस आकृति में दिखाई दे रहा है, बीच में एक पहाड़ है। क्या होता है, इस पहाड़ के कारण प्रतिरोध पैदा होता है। पहाड़ से प्रतिरोध होने की वजह से ये जो बादल हैं, इस पहाड़ से घर्षण करते हुए और ऊंचाई पर उठते हैं। पहाड़ से इनका घर्षण होता है बादलों का, और इन घर्षण के कारण ही ये जो बादल हैं, ये पहाड़ के उसी दिशा में बारिश करते हैं जिस दिशा से ये बादल आते हैं। पहाड़ के उसी दिशा में, मतलब सागर की दिशा में ये बादल बारिश कर देते हैं। बाद में क्या होता है, बारिश होने के बाद पानी की मात्रा बादल में कम हो गई, तो बादल हल्के हो गए। हल्के होने की वजह से ये बादल और ऊंचाई पर उठते हैं और इस पहाड़ को ये क्रॉस करते हैं, पहाड़ के विपरीत दिशा में जाते हैं। विपरीत दिशा में बादल क्यों जाते हैं? क्योंकि कम दबाव का जो क्षेत्र है वो अभी भी इन बादलों को अपनी ओर लगातार खींच रहा है। कम दबाव वाला जो क्षेत्र है वो इन बादलों को अपनी ओर लगातार खींच रहा है, जिसकी वजह से हल्के होने के बाद ये बादल पहाड़ के विपरीत दिशा में जाते हैं। विपरीत दिशा में जाने के बाद उस तरफ हवा का तापमान कम होता है, और कम तापमान के कारण ये बादल वापस से वाष्प धारण कर लेते हैं। इनमें भाप की जो मात्रा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और कम तापमान होने के कारण वो वाष्प वापस से जल कणों में बदल जाती है, मतलब पानी के बूंदों में बदल जाती है। सघनी भवन हो जाता है इसका। फिर सघनी भवन होने के बाद ये बादल पहाड़ से, वजन होने की वजह से पहाड़ की ढलान की दिशा में धीरे धीरे नीचे की ओर उतरते हैं। फिर घर्षण होता है, बादल जो है पहाड़ की ढलान में नीचे की ओर उतरने से घर्षण होता है, और घर्षण होने के बाद फिर इस दिशा में भी वर्षा होती है। लेकिन कम दबाव का क्षेत्र अभी भी बादलों को अपनी ओर खींच रहा है। तो क्या होता है, घर्षण के कारण बादलों में पानी की मात्रा एकदम कम हो जाती है, और ये बादल आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, मतलब इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता।
तो कुछ इलाके ऐसे रह जाते हैं जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। आकृति में देखते हैं अभी। इस आकृति में देखिए कैसे ये जो सह्याद्री पर्वत है, ये महाराष्ट्र में समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश होता है, पश्चिम तटीय मैदानी प्रदेश, उसके काफी दूरी पर है। इसे हम पश्चिम घाट भी कहते हैं। ये पश्चिम घाट ही बादलों के लिए एक रुकावट, प्रतिरोध पैदा करने का काम करता है। प्रतिरोध पैदा होने से अरब सागर की दिशा में ही बादल जो है वो बारिश करते हैं। बाद में ये सह्याद्री पर्वत को पार करते हुए उसके विपरीत दिशा में आते हैं और ये फिर वापस से ऊंचाई पर जाने के कारण वाष्प धारण करते हैं और उस वाष्प का, उस भाप का जल कणों में रूपांतरण होता है। लेकिन जैसे जैसे बादल और बारिश करते हुए आगे की दिशा में बढ़ते हैं, देखिए बीच में आपको एक व्हाइट कलर का बादल दिख रहा है। इस व्हाइट कलर के बादल का मतलब है उस बादल में बिल्कुल भी पानी नहीं है। मतलब ये बादल बिल्कुल भी बारिश नहीं करते हैं। अभी आज का मौसम ही देख लीजिए, एकदम खुला आसमान है, आकाश में बादल भी नहीं है, काफी तेज गर्म हो रही है, मतलब सूर्य की किरणें काफी तेज है और काफी गर्म हो रहा है। तो ऐसे मौसम में क्या होता है, जमीन गर्म होती है और हवा गर्म, वो जमीन के नीचे के आसपास जो हवा होती है वो भी गर्म होती है। तो यहाँ पर आरोही प्रकार की वर्षा होने की संभावना भी होती है। उसके बाद ये बादल और पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं और पूर्व दिशा की ओर बढ़ते समय वहां पर अरब सागर की वाष्प से इनका संपर्क होता है और उसकी वजह से ये वर्षा करते हैं। प्रतिरोधी वर्षा का टॉपिक पढ़ लें। समुद्र या विशाल महासागर से आने वाले पवन वाष्प से भरे होते हैं। उनके मार्ग में आने वाली ऊंची पर्वत श्रृंखला, वो जो पहाड़ी इलाके हैं, वो रुकावट पैदा करते हैं। रुकावट पैदा होने से वो ऊर्ध्व दिशा में जाने लगते हैं। परिणाम रूप इन पर्णों का तापमान कम हो जाता है और इनमें स्थित वाष्प का सघनीभवन होकर वर्षा होती है। पर्वत श्रृंखलाओं की रुकावट के कारण प्रतिरोध प्रकार की वर्षा होती है। पर्वत के पवन की भाग की ओर अधिक प्रमाण में वर्षा होती है। पर्वत लांघने पर पवन में स्थित वाष्प की मात्रा कम होती है। इसी प्रकार हवा की वाष्प धारण क्षमता बढ़ती है। पवन के विपरीत दिशा में बाजू में वर्षा का प्रमाण कम होता जाता है और जिस जगह पे हमें सफेद बादल दिखता है उस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश। अब आगे चलते हैं। अभी प्रतिरोधी वर्षा हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह। संसार में सबसे ज्यादा प्रतिरोधी प्रकार की ही वर्षा होती है, क्योंकि बहुत सारे सभी जगहों पर हमें पहाड़ मिलते हैं, सागर है हमारे पास, तो इस प्रकार की वर्षा जो है वो पूरे संसार में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इस वर्षा की निश्चितता बहुत ही कम होती है। कुछ ज्यादा श्योर नहीं होता कि इस प्रकार की वर्षा हमेशा होती रहेगी, ये कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार की वर्षा के कारण बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अभी देखिए मुंबई में, महाराष्ट्र में ही इस पूरे बारिश के मौसम में शुरुआत के समय ही ऐसी तूफानी वर्षा, चक्रवाती वर्षा और प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा सबसे ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से इस साल भी महाराष्ट्र को काफी नुकसान पहुंचा है, तटीय प्रदेशों को। अब आते हैं चक्रवाती। चक्रवाती चक्र आपने देखा होगा, चकली जो हम दिवाली में जलाते हैं, वो चकली जो है वो एक तरह से जब उसको जलाते हैं तो वो गोल गोल चक्र, गोल गोल घूमते हुए जलती है। तो ये जो वर्षा भी है ये भी कुछ ऐसी ही है, चक्रवाती वर्षा। इस आकृति में ध्यान दीजिए कैसे बीच का जो भाग है वहां पर कम दबाव की वजह से जो आसपास की हवा थी वो गोल गोल चक्कर खाकर घूमने लगती है और इस गोल गोल चक्कर खाकर घूमने की वजह से ही चक्रवाती वर्षा होती है।
चक्रवात का मतलब है किसी स्थान पर हवा का दबाव आसपास के प्रदेश की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वहां पर जो हवा थी वह विशिष्ट रचना तैयार करते हुए गोल गोल घूमने लगती है। इसे ही हम चक्रवात, ये जो गोल गोल घूमती है उसे ही हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात केंद्र की ओर आसपास के प्रदेश से हवा चक्राकार पद्धति से आने लगती है। जिस इलाके में हवा होती है वहां से वो हवा उस कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बड़ी तेजी से जब खींचती है तो वो जो हवा है वो गोल गोल घूमते हुए उस क्षेत्र की ओर पहुंचती है, उस कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर। तो उस कम दबाव वाले भाग में स्थित हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। कम दबाव है मतलब गर्म तापमान है, गर्म तापमान होने की वजह से वो जो हवा आती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म हवा का प्रसरण होता है और वो हवा धीरे धीरे ऊंचाई की ओर उठने लगती है। यह हवा ऊंचाई पर जाने से इसका सघनी भवन होता है और हवा ऊंचाई पर जाती है तो तापमान कम होता है जिसकी वजह से उसका सघनी भवन होता है और उस सघनी भवन की वजह से ही बाद में बादल बनते हैं, इस प्रकार के चक्र बनते हैं और उससे वर्षा होती है। हमें हमेशा हर साल उड़ीसा राज्य में इस प्रकार की चक्रवाती वर्षा की वजह से हर साल बहुत ज्यादा नुकसान उनको होता है, तटीय प्रदेशों को। चक्रवाती वर्षा ये समशीतोष्ण, जहाँ पर तापमान समान होता है, उष्ण और शीत, गर्म और ठंडा दोनों समान होता है, उन प्रदेशों में भी होती है। और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय जो गर्म पट्टे में पड़ते हैं। समशीतोष्ण प्रदेश में चक्रवाती वर्षा का प्रमाण सबसे ज्यादा होता है और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में चक्रवाती वर्षा का प्रमाण कम होता है। समशीतोष्ण प्रदेश में चक्रवाती वर्षा जो है वो बड़े इलाकों में होती है, बड़े इलाके में इस प्रकार की वर्षा होती है। लेकिन उष्ण उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में इस प्रकार की वर्षा सीमित क्षेत्रों में होती है। अभी हमारे भारत में जो उड़ीसा राज्य का मैंने उदाहरण दिया है वो कुछ ऐसे सीमित क्षेत्र में आता है, पूरे भारत में इस प्रकार की वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं इस वर्षा को मापते कैसे हैं। जैसे कि हमने न्यूज में सुना है कि आज 350 मिलीमीटर बारिश हुई है, कहीं पर 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। और आपने अगर रेगिस्तान वाले प्रदेशों में पढ़ा होगा टॉपिक, तो वहां पर बताया जाता है कि 75 से लेकर 150 मिलीमीटर वर्षा ही होती है और कई बार 75 से कम भी होती है। तो ये जो वर्षा को माप रहे हैं, मिलीमीटर तो इसके मापने की इकाई होगी, लेकिन इस वर्षा को मापते कैसे हैं? तो इसके लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसी स्थान पर कितनी वर्षा हुई इसे मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे हम वर्षा मापक यंत्र कहते हैं। इसे एक निश्चित समय में, मतलब बारिश के मौसम में, ऐसा नहीं कि गर्मी के मौसम में रख देंगे तो वो बारिश होगी, ऐसा नहीं होता है। वर्षा मापने के लिए वर्षा का होना जरूरी है। तो ऐसी जगहों पर ही ये वर्षा मापक यंत्र रखे जाते हैं जहाँ पर बारिश होती है और वहां पर उसको मापना आसान होता है। तो निश्चित समय में और निश्चित स्थान पर वर्षा में रख कर पानी के बरसने की मात्रा को माप लिया जाता है। वर्षा मापी कई तरह के होते हैं। वर्षा मापी में अधिकतर इंच और सेंटीमीटर इसमें उसे मापा जाता है और मिलीमीटर में भी। ये वर्षा मापक यंत्र का चिन्ह आकृति है। इसमें एक मापन पात्र होता है, एक कांच की बोतल जैसी होती है, उसके ऊपर एक कुप्पी बिठाई जाती है और इस मापन पात्र में अंक चिन्हित होते हैं। एक पारदर्शक, मतलब आर पार दिखने वाली बोतल का उपयोग किया जाता है। उस बोतल के ऊपर की तरफ विशिष्ट व्यास की एक अच्छे गोल आकार की कुप्पी बिठाई जाती है जो उस
बोतल को ऊपर की तरफ से पूरा कवर करके रखें। फिर एक मापन पात्र का उपयोग किया जाता है उसी में, जिसमें मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। इस वर्षा मापक यंत्र को एक 30 सेंटीमीटर ऊंचे चबूतरे पर रखा जाता है। समतल, ढलान वाले क्षेत्र में नहीं, समतल भूभाग पर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर इसे रखा जाता है। बोतल में जब वर्षा होती है तो बोतल में पानी जमा होता है और उस पानी का मापन उस मिलीमीटर के, सेंटीमीटर के या इंच के चिन्ह से उसका मापन किया जाता है। जिस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में प्रत्येक 3 घंटे में इसका वर्षा का मापन किया जाता है। तो जितना सेंटीमीटर वर्षा का मापन होता है, उतना ही मान लिया जाता है कि बारिश हुई है। मुंबई में जब 350 मिलीमीटर बारिश होती है तो पूरा मुंबई पानी पानी हो जाता है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। सोचिए, 350 मिलीमीटर वर्षा मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अब आते हैं वर्षा के परिणाम। वर्षा क्या कितना फायदा देती है, कितने हमें नुकसान पहुंचाती है। पृथ्वी पर एकमात्र स्रोत वर्षा ही है जो हमारे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराती है, पेयजल। लेकिन जब ये वर्षा नहीं होती है तो अकाल या फिर सूखा, अवर्षण और अनावृष्टि जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इन सबका एक ही मतलब है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पर लोग खेती करने के लिए ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं, वर्षा पर ही आधारित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्षा की कोई श्योरिटी नहीं होती कि कितनी मिलीमीटर वर्षा इस साल होगी या अगले साल वर्षा होगी कि नहीं होगी। इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं होती, कोई भी निश्चित नहीं होता है। तो अनिश्चित स्वरूप की वर्षा यहाँ पर होती है। उचित समय पर वर्षा अनाज में वृद्धि कर देती है। अगर सही समय पर बारिश होती है तो अनाज अच्छी तरह से पैदा होता है और अधिक मात्रा में पैदा होता है। लेकिन अगर वर्षा वही गलत समय पर आती है या फिर बहुत कम आती है तो अनाजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, फसलों को नुकसान पहुंचता है। और जब अनाज कम पैदा होता है या फिर फसलें खराब हो जाती हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर उसका सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है। हमें दूसरे देशों से अनाज आयात करवाना पड़ता है। आयात करवाना मतलब दूसरे देशों से अनाज खरीदना पड़ता है अपने देश के लोगों की अनाज की समस्या पूरी करने के लिए। लेकिन इन सब के पीछे जिसकी सबसे ज्यादा बुरी दशा होती है वह होता है किसान। किसान की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है अकाल जैसी समस्या में। अकाल और बाढ़, ये दोनों समस्याओं में किसान की हालत खराब हो जाती है, बहुत दयनीय परिस्थिति में वो आ जाता है। ये देखिए, ये एक भूमि ऐसी है जो कि अकाल ग्रस्त हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से सूख चुकी है पानी की कमी के कारण। यहाँ पर कुछ भी पैदावार नहीं हो सकती है। बाढ़, बाढ़ या फिर अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बारिश हुई है लेकिन बहुत ज्यादा हुई है जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या पैदा हो गई है। बाढ़ में सबसे पहले लोगों की जान जाती है, जानवरों की जान जाती है, जीवन की हानि होती है। आर्थिक या फिर वित्त की, पैसों का नुकसान होता है। कृषि योग्य भूमि, कई बार फसलें लगी होती हैं, किसान ने मेहनत की होती है और फसल उगी होती है, लेकिन बाढ़ के कारण किसानों की फसलें पूरी की पूरी नष्ट हो जाती हैं। ऐसा इस साल बहुत हुआ है। महाराष्ट्र में लोगों के खेत बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बिहार में भी ऐसे ही हुआ है। सड़कें और इमारतों की भी क्षति होती है। नदी के किनारे बसे हुए जो घर होते हैं वो कई बार क्षरण के कारण और तेज बाढ़ की गति के कारण वो घर जो है वो पूरी के पूरे बाढ़ में समाविष्ट हो जाते हैं, बह जाते हैं।
और धन जन का बहुत ज्यादा नुकसान होता है बाढ़ के कारण। ये देखिए, इस आकृति में बाढ़ आई हुई है और कैसे घर इतने ज्यादा डूब गए हैं कि छत तक बाढ़ पहुंचने की, पानी जो है वो छत तक पहुंचने वाला है और एक तो घर ही टूट चुका है इसमें। अब आते हैं एक अलग वर्षा। ये हमें प्रकृति ने नहीं दी है वर्षा, ये वर्षा हमारी कुछ गलतियों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा। अम्ल का मतलब होता है एसिड। अब ये एसिड वाली वर्षा तो कभी हमने महसूस नहीं किया, लेकिन जब हमने रासायनिक क्षरण वाला टॉपिक पढ़ा था, रासायनिक अपक्ष है, तो उस समय हमने इसे इसके बारे में भी पढ़ा था, अम्लीय वर्षा। अभी अम्लीय वर्षा होता किसके कारण है? ये एक कारखाने का चित्र है जिसमें से लगातार बड़ी मात्रा में धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं है ये हानिकारक होता है, इसमें बहुत सी हानिकारक गैसें होती हैं। हानिकारक गैसों के कारण क्या होता है, ये हानिकारक गैसें वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ जाती हैं। ऊंचाई की तरफ तापमान कम होता है तो इन गैसों का सघनीभवन होता है। सघनीभवन होके ये जल कणों में, जो जल कण होते हैं पहले से ही वाष्प होती है, उसमें ये जाकर मिल जाते हैं और मिलने के बाद बादल वैसे ही भारी हो जाते हैं, तो भारी होने के बाद वर्षा करते हैं। तो जब ये धुएं से बना हुआ बादल में जब पानी के जलकण मिक्स होते हैं और बाद में बारिश होते हैं, तो जो धुएं में हानिकारक गैसें थी वो सब पानी में घुल जाती हैं और घुलने के बाद बारिश के पानी के साथ ही ये सारे गैसें वापस धरती की तरफ, भूपृष्ठ की तरफ आती हैं। और जिन पेड़ों पर इस प्रकार की अम्लीय वर्षा होती है, उन पेड़ों की पत्तियां सभी की सभी जल जाती हैं, शाखाएं जल जाती हैं और पेड़ कुछ इस तरह से दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आपको आकृति में नजर आ रहा है। पेड़ जो है वो जल जाते हैं एसिड से, सबको पता है एसिड डालेंगे तो पेड़ जल जाते हैं। तो वैसे ही इस प्रकार की वर्षा की वजह से भी पेड़ों की पत्तियां जल जाती हैं, पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है, वहां की मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। जिस क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण से हवा में विभिन्न गैसें मिल जाती हैं, इन गैसों की हवा में स्थित वाष्प के साथ रासायनिक क्रिया होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल तैयार होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड वाला कार्बनिक अम्ल। इस प्रकार के अम्लों के साथ इन प्रकार के अम्ल तैयार होते हैं। वर्षा के पानी में घुले हुए ये अम्ल वर्षा के साथ नीचे भूपृष्ठ पर आते हैं और इस प्रकार की अम्लीय वर्षा होती है और इसका नुकसान सजीव और निर्जीव दोनों पर पड़ता है। अब आते हैं वर्षा से ही जुड़े हुए कुछ और टॉपिक है। तुषार। तुषार वो होते हैं जो बर्फ के छोटे छोटे फाहे जैसे होते हैं। कापूस देखा है कितने हल्के होते हैं कापूस, तो बर्फ के जो छोटे छोटे फाहे जैसे होते हैं उसे हम तुषार कहते हैं। अब ये तुषार बनते कैसे हैं? ये देखिए, जिन इलाकों में बर्फ की वर्षा होती है या फिर तापमान बहुत कम होता है, उन्हीं इलाकों में इस प्रकार के तुषार वाली वर्षा होती, तुषार दिखाई देते हैं। वायुमंडल में स्थित वाष्प का सघनीभवन या फिर घनीभवन जब भूपृष्ठ के समीप होता है, तब कोहरा, ओस और तुषार दिखाई पड़ते हैं। हवा का तापमान जब 0 अंश से कम होता है, तो वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपके हुए ओस बिंदु, सुबह सुबह हम ओस देखते हैं, पेड़ों की पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं, घास पर नजर आती है। तो जब ये ओस बिंदु जम जाते हैं तो ये तुषार कहलाते हैं। ये ओस बिंदु जो है जमने के बाद तुषार कहलाते हैं। ओस बिंदु और तुषारों की निर्मित शीतकाल में बड़े पैमाने पर होती है। ठंडी के मौसम में ही हमें ओस और तुषार दिखाई पड़ते हैं। तुषार और ओस के परिणाम। ओस और तुषार के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि जमीन जो है वो
गीली होती है उस समय। फसलों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि अगर बर्फ की परत जम जाएगी फसलों पर तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, जिसकी वजह से फसलों में कई बार कीड़े लग जाते हैं। तो इस कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ठंडी के मौसम में जो गेहूं और चने की फसल होती है, इसके लिए ये ओस बहुत ही फायदेमंद होती है। ठंडा तापमान और ओस, ये दोनों इन दोनों फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अगला टॉपिक, ओस। ये देखिए पत्तियों पर और घास पर कैसे ओस की बूंदें जमा हुई है। भूपृष्ठ के वाष्पयुक्त हवा का संपर्क अति शीत वस्तुओं से आने से, ठंडी ठंडी वस्तुओं से आने से हवा में स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है। लेकिन ये जो सघनीभवन होता है ये वायुमंडल में जाकर नहीं होता, ये नजदीक भूपृष्ठ के काफी नजदीक होता है सघनीभवन, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये जो वाष्प होती है ये छोटे छोटे सूक्ष्म बूंदों में बदल जाती है। ऐसे जल बिंदु ठंडे वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपकते हैं, मतलब पत्तियों पर घास पर ये चिपके होते हैं। इसे ही हम ओस बिंदु कहते हैं। कोहरा। कोहरा, हमने ठंडी के मौसम में कोहरे को बहुत ज्यादा महसूस किया है। कोहरे के समय क्या होता है, जिस इलाके में हरियाली ज्यादा होती है उस इलाके में कोहरा भी होता है। ये जो कोहरा है इसकी वजह से थोड़ी दूरी पर कोई अगर गाड़ी आ रही हो तो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि एक सफेद सा आवरण जैसा आ जाता है, जिसकी वजह से हमको सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो ठंडी के मौसम में हमें महाराष्ट्र में मुंबई में हमने महसूस किया है, कई बार रेलगाड़ियां लेट हो जाती हैं, कई सड़कों में गाड़ियां चलाना भी मुश्किल हो जाता है कोहरे के कारण। ये देखिए ये आकृति कोहरे की, इससे आगे का हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक सफेद सी चादर जैसी दिख जाती है, जिसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आता है। भूपृष्ठ के समीप हवा की परतों का तापमान कम होता है। ये सब ठंडी के मौसम में तापमान कम होने के कारण हवा में स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है। और ये जो सघनीभवन होता है ये ऊंचाई की तरफ नहीं, ये भूपृष्ठ के समीप होता है। इस क्रिया में हवा की वाष्प का रूपांतरण सूक्ष्म जल कणों में हो जाता है। ये जल कण भूपृष्ठ के समीप वायुमंडल में ही तैरने लगते हैं। जलकणों के कारण हवा में स्थित वाष्प का घनत्व बढ़ने पर, ये जो वाष्प है इसका घनत्व जब बढ़ जाता है, मतलब बहुत सारे वाष्प जो है वो जमा होने लगते हैं, तो उनकी वजह से इस प्रकार का कोहरा निर्मित होता है। कोहरे के परिणाम। कोहरे के कारण दृश्यमानता कम होती है, मतलब सामने की चीज देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यातायात के मार्गों में बाधा उत्पन्न होती है। सड़कों में कोहरे के समय गाड़ियां चलाना बहुत हानिकारक होता है, बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि हमें सामने से आती हुई गाड़ी नजर नहीं आती, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने की समस्या आ सकती है। यातायात सेवाएं रद्द कर दी जाती है कोहरे के कारण। हवाई यातायात भी कोहरे के कारण कई बार रद्द कर दी जाती है। ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। गांव से आने जाने वाली या फिर लोकल ट्रेनें जो है कई बार रद्द हो जाती हैं। फसलों को रोग लग जाता है कोहरे के कारण, अनाज का नुकसान होता है और दुर्घटनाएं होती हैं। ये सभी कोहरे के परिणाम हैं। अब हिमवृष्टि का मापन कैसे करते हैं, बर्फ का मापन कैसे करते हैं। हिमवृष्टि भी वर्षा मापक की सहायता से ही मापा जाता है। इसके लिए हिम कणों से भरा बर्तन हिमकण पिघलने तक सावधानी से गर्म करते हैं। उससे प्राप्त पानी का मापन, उस पानी को मापते हैं। बर्फ पिघलने के बाद जो पानी तैयार होता है उस पानी को मापते हैं और उससे पता चलता है 100 मिलीमीटर की बर्फ की परत
यह 10 मिलीमीटर वर्षा के समान होती है। 120 मिलीमीटर बर्फ की अगर परत है तो वह 10 मिलीमीटर वर्षा के बराबर होती है। 1 मिलीमीटर वर्षा अर्थात कितना पानी, 1 मिलीमीटर मतलब कितना पानी होता है। भूमि पर होने वाली 1 मिलीमीटर वर्षा के पानी की परत को न बहने देते हुए, न जमीन में सोखने देते, न उसका वाष्पीभवन होते, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसका मापन करते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अगर 1 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, तो उससे 1 मिलीमीटर वर्षा का मतलब होता है 10 लाख लीटर पानी। 10 लाख लीटर पानी। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 लाख लीटर पानी। मतलब अगर मुंबई में 350 मिलीमीटर वर्षा हुई है, तो सोचिए कितना ज्यादा वर्षा हो गई है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक मानचित्र दिखाएंगे। ये आपकी किताब पे प्रश्न दिए हुए हैं कि कौन से प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के मध्य भाग में वर्षा कम होने के कारण बताइए। विषुवत रेखा के पास होकर भी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व भाग में वर्षा कम होने के क्या कारण होंगे। पहला क्वेश्चन, कौन से प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण अधिक है। इस मानचित्र में वार्षिक औसत वर्षा की एक सूची दी हुई है। इस सूची में 3 रंग दिए हुए हैं। एक गहरा नीला रंग है, एक हल्का जामुनी रंग है और एक उससे हल्का है। गहरे नीले रंग का मतलब है 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। तो इस वर्ष संसार के मानचित्र में जहां पर भी गहरा नीला रंग हमको दिखाई दे रहा है, उस जगह पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इन प्रदेशों में वर्षा का प्रमाण इतना अधिक क्यों है? क्योंकि ये प्रदेश विषुवत रेखा के समीप है। विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण यहाँ पर हवा की हमने पढ़ा था आरोही प्रकार की वर्षा होती है। तो इन जगहों पर वर्षा होने का मुख्य कारण वही है कि सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से सागर के पानी बहुत तेजी से गर्म होता है, उसकी वाष्प बनती है और उस वाष्प की वजह से इस इलाके में वर्षा होती है। तो विषुवत रेखी और उसके समीप के प्रदेशों में वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के द्वीपकल्प के मध्य भाग में वर्षा कम होने के कारण बताइए। द्वीपकल्प मतलब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, वहां पर वर्षा कम होने का मुख्य कारण है पश्चिम घाट और पूर्वी घाट। इन 2 घाटों की वजह से भारत में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा अधिक होती है और आरोही प्रकार की वर्षा बहुत ही कम होती है। विषुवत रेखा के पास होकर भी मध्य अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व भाग में वर्षा कम होने के क्या कारण होंगे। विषुवत रेखा के पास होने के बावजूद अफ्रीका के मध्य भाग में अफ्रीका के मध्य भाग में रेगिस्तान है और यहाँ पर ऐसी कोई भी रुकावट नहीं है जिसकी वजह से वर्षा इस क्षेत्र में हो। मतलब ना ही कोई पहाड़ है। मुख्य वर्षा प्रतिरोधी वर्षा जो होती है, इनकी इनकी वजह से ही वर्षा संसार में सबसे ज्यादा होती है। तो इस इलाके में ऐसे पहाड़ी इलाके बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये इलाका जो है अफ्रीका का, ये रेगिस्तान वाला इलाका है। यहाँ पे सहारा मरुस्थल पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप के पश्चिम क्षेत्र में होने वाली अधिक वर्षा की मात्रा पूर्व की ओर किस कारण कम हो जाती है। यूरोप महाद्वीप के पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर है और वहां पे उत्तर सागर भी है। तो उनकी वजह से तो वहां पर प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। लेकिन जैसे जैसे यूरोप महाद्वीप से पूर्व दिशा की ओर आते हैं, जैसे मानचित्र में यूरोप महाद्वीप दिया, तो जैसे जैसे पूर्व की ओर आते हैं
हमने देखा था अनावृष्टि वाला क्षेत्र प्रतिरोधी वर्षा के बाद था। तो यहाँ पर वैसी स्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से यूरोप के पूर्वी भाग की ओर वर्षा कम होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर वर्षा की मात्रा कितनी अधिक होगी? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रतिरोधी प्रकार की ही वर्षा होती है और यहाँ पर ग्रेट यहाँ पर एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसकी वजह से प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। ओके सर, टॉपिक समाप्त हुआ मेरा। तो मोहम्मद अहाद पूछिए। हेलो टीचर। हम्म, हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, या ओस और तुषार में क्या अंतर है? ओस और तुषार में क्या अंतर है? ओस जो होता है ना वो पानी के बूंद होती है और तुषार जो होती है वो वही पानी की जो बूंद, मैंने ओस अभी कहा जिसे, वो जब जम जाती है तो उसे हम तुषार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओस पानी की हाँ बूंद टीचर। होती है थैंक यू और टीचर। तुषार जब जम जाता है तो उसे हम तुषार कहते हैं। ओके, और कोई पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ आहात पूछिए। यस टीचर। यस टीचर ये आकृति है, ये पेज नंबर पे, ये जो पहाड़ से वो पानी की बारिश हो रही है उसका आप बोल रहे थे ना कि दोनों बीच में से बड़े होते बादल। कौन से दोनों बादल बड़े होते हैं? बादल बड़े नहीं होते। जो प्रतिरोधी वर्षा हमने देखी थी, वाष्प जो सागर जब गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से उसके पानी की वाष्प बनती है और वो जो वाष्प होती है वो पहाड़ की दिशा में धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ती है। बादल जो है वो ऊंचाई की ओर जाते हैं, ठीक है, और ऊंचाई की ओर जाते समय उनके पहाड़ों से घर्षण होता है। अभी किसी भी चीज आपने थर्माकोल का एग्जाम्पल ले लो। थर्माकोल को जब हम पूरी जमीन पर घसते हैं, घर्षण करते, तो क्या होता है? थर्माकोल के छोटे छोटे कण निकलने लगते हैं ना। तो क्या होता है, जो यस टीचर। बादल पानी से भरे होते हैं ना, तो ये जब पहाड़ से इनका घर्षण होता है तो समझ लो वैसे ही बारिश होती है। जैसे थर्माकोल के कण निकल रहे थे तो घर्षण के कारण वैसे ही वो बारिश भी होती है। फिर बाद में बादल क्या होते हैं, बारिश हो जाने की वजह से हल्के हो जाते हैं। हल्के होने के बाद वो बादल को क्रॉस करते हैं और बादल की दूसरी दिशा में जाते हैं, वो पहाड़ की दूसरी दिशा में जाते हैं। दूसरी दिशा में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे भी हवा की वाष्प बनी हुई होती है उस दूसरी तरफ यस की, टीचर। पहाड़ के दूसरी तरफ। तो क्या होता है, बादल जो है ना उस हवा की वाष्प के साथ जुड़ते हैं। यस टीचर। थैंक यू टीचर। बादल पहाड़ की दूसरी दिशा में, तो उनके साथ जुड़ने के बाद वो बादल फिर से वजन हो जाते हैं और वजन होने के बाद वो बादल नीचे की ओर पहाड़ से वापस घसते हैं। पहाड़ से घसने के बाद क्या होता है, वापस से वो बारिश करते हैं उस पहाड़ की ढलान पर दूसरी दिशा में, ठीक है। और बाद में फिर वो बादल वापस से हल्के हो जाते हैं। बारिश क्या होगी, बारिश हो जाएगी तो बादल हल्के हो जाएंगे। मिस हल्के होने के, हाँ एक मिनट, हल्के होने के बाद ये बादल आगे की ओर बढ़ते हैं और इनमें पानी की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये थी आकृति। हाँ, और कोई पूछो। मिस हाँ बोलिए। आपने बोला था कि समुद्र से वाष्पीभवन होके बारिश होती है, तो समुद्र का पानी तो खारा रहता है। हाँ, जब बारिश होती है उसमें खारापन क्यों नहीं रहता फिर? क्योंकि वो वाष्प जो होती है वो वाष्प खारी नहीं होती है। समुद्र का जो पानी में नमक होता है वो समुद्र में ही रहता है, सिर्फ पानी का वाष्पीभवन होता है। पानी से भाप जो बनती है, देखिए हम पानी जब टोप में गर्म करते हैं, मान लो पूरा पानी हमने गर्म कर दिया, तो जो पानी था वो पूरा का पूरा वाष्प बन के उड़ गया, लेकिन नीचे उस बर्तन में हमें नीचे सफेद रंग का पाउडर मिलता है। तो मतलब वो जो नमक है वो पानी वो वहीं रह जाता है, सिर्फ वाष्प जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है, नमक नहीं उठता है उसके साथ में। और हवा, ऊपर की जो हवा होती है वो ठंडी होती है। हवा तापमान जो ऊपर का ठंडा होता है
उससे मिलने के बाद वो पानी जो है वो पीने योग्य बन जाता है। और कोई? यस, गुड मॉर्निंग मैम। संजना, यस गुड मॉर्निंग। टीचर मुझे ये अम्लीय वर्षा मतलब? अम्लीय वर्षा, देखो कारखानों से धुआं निकलता है, बेकरी का भी आपने काला काला धुआं देखा होगा, ठीक है। तो ये जो धुआं होता है ये वायुमंडल में ऊपर की ओर जाता है, आसमान की ओर ही जाता है ना हवा, ये सारे धुएं। तो ये धुओं में ना बहुत सारी गैसें होती हैं, खतरनाक गैसें मिली होती हैं। नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और मोनोडाइऑक्साइड गैस, ऐसी बहुत सारी गैसें होती हैं। तो ये गैसें जो है जब ऊपर वायुमंडल की तरफ जाती हैं तो ऊपर तो पहले से हवा की वाष्प होती है, उस वाष्प के साथ ये धुआं भी मिक्स हो जाता है और ये धुआं मिक्स होने के बाद जब वो बादल बारिश करते हैं तो ये सभी अम्ल बनाते हैं, एसिड बनाते हैं धुएं से मिलने के बाद। नाइट्रोजन से नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बनिक अम्ल। इस प्रकार के अम्ल जो है वो पानी में घुल जाते हैं। ये गैसें पानी में घुलकर अम्ल बनाती हैं और ये अम्ल बारिश की सहायता से बहकर ऊपर से बरसकर नीचे जमीन पर आता है, तो इससे अम्लीय वर्षा इसे हम कहते हैं। अम्ल का मतलब होता है एसिड, और एसिड बना किससे? इन्हीं जहरीली धुआं वाली गैसों से, पानी में इनके मिलने की वजह से, वर्षा के पानी में मिलने की वजह से एसिड बन जाता है, ठीक है। जहाँ पर हेलो टीचर, गुड कारखानों से मॉर्निंग। निकल की अम्लीय वर्षा भी होती है। और गुड मॉर्निंग। हेलो बोलो टीचर, धीरज। वर्षा मापक करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? वर्षा मापन करते समय सबसे पहले तो जिस इलाके में वर्षा हो रही है वो इलाका खुली जगह होनी चाहिए, मतलब वहां पे पेड़ों का आवरण ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब आसपास पेड़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या होगा, पेड़ों की वजह से पानी जो है वो बराबर, बारिश का पानी आसमान से डायरेक्ट उस बर्तन पर नहीं गिरेगा, उस मापक यंत्र पर नहीं गिरेगा, ठीक है। और एक समतल भूभाग पर इसको रखा जाता है, समतल, चबूतरा मतलब ऊंचाई पर, 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर इसे समतल पार्ट पर रखा जाता है और खुली जगह पर। अगर खुली जगह पर और समतल भाग में नहीं रखेंगे तो वर्षा का पानी उसमें डायरेक्ट गिरकर जमा नहीं हो पाएगा, तो उसको हम तो जो भी मापन होगा वो गलत होगा, ठीक है। थैंक यू टीचर। ओके, और किसी को कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? अरे एक स्टूडेंट अभी हाथ उठाया है। हाँ अमित बोलिए। अमित, टीचर, हिम और ओले में अंतर क्या है? हिम और ओला, ओला जो है ये जब बर्फ, हिम जो होती है वो एक कापूस के फाहे जैसी होती है, हल्की होती है, लेकिन ओले जो होते हैं ये बहुत ही भारी होते हैं। आपको ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया क्या, ओले वाला? हेलो, ओके। हिम हल्के होते हैं और इनकी परत दर परत जमा होती है, और ओले जो होते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं, ये कुछ पत्थर जैसा रूप ले लेते हैं और बड़ी तेजी से आसमान से नीचे की ओर फेंके जाते हैं। ओले वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है आप लोगों ने अभी? कुछ नहीं रहा। चलिए अपना टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।